नंद वंश के बाद 322 ईस्वी पूर्व में भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है और इस वंश के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी बहुत से स्रोत देते हैं, जिनमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, उस समय के बौद्ध और जैन ग्रंथ, अशोक के अभिलेख, ऐसे ही है एक अक्षयमेंद्र की वृहत कथा मंजरी और सोमदेव कृत कथाश्रित सागर। इनमें भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की इंडिका मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि ये उसी टाइम पीरियड में लिखे गए हैं जब भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न तो किसी मौर्य शासक का नाम मिलता है और न ही वहाँ जो राजधानी थी पाटलिपुत्र उसका उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में हमें उस टाइम की तिथि का भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई तिथि का वर्णन नहीं है। परंतु 4वीं शताब्दी ईस्वी में विशाखदत्त द्वारा एक मुद्रा राक्षस लिखी गई, उसमें उन्होंने कहा कि कौटिल्य ने नंद वंश की सत्ता को पलट दिया था, इसलिए इसको मौर्यकालीन रचना माना जाता है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई पहली प्रमाणिक पुस्तक मानी गई है। सबसे पहले डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इसे 1909 में प्रकाशित करवाया था। आज हम इस पुस्तक की कुछ प्रमुख बातें जानेंगे। अर्थशास्त्र के कुल 15 अधिकरण हैं, मतलब 15 भाग हैं, और इसमें 180 प्रकरण हैं, जिन्हें उपभाग भी कह सकते हैं। कुल 6000 श्लोक इस ग्रंथ में सम्मिलित हैं। बेसिकली इस पुस्तक में यह मिलता है कि राजा को राज्य का शासन कैसे चलाना चाहिए। हम 15 अधिकरणों को शॉर्ट में समझते हैं। पहला अधिकरण था विनयाधिकारिक का, जिसमें राजा के विनय, अनुशासन और सामान्य व्यवहार का वर्णन किया गया कि राजा को कैसा व्यवहार करना चाहिए। दूसरे अधिकरण में है अध्यक्ष प्रचार, इसमें 26 अध्यक्षों, उनके कार्यों और उनके विभागों का वर्णन मिलता है। तीसरा अधिकरण है धर्मस्थीय, जिसमें न्यायालय का वर्णन है। चौथा अधिकरण है कंटक शोधन, इसमें फौजदारी न्यायालय का वर्णन मिलता है। पांचवा अधिकरण है योग व्रत, इसमें राजा के प्रति जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं, और जो कर्तव्य विमुख हो जाते अधिकारी उनसे निपटने के उपाय बताए गए हैं। छठा अधिकरण है मंडलयोनि, इसमें राज्य के सप्तांगों का वर्णन है। ये सप्तांग हम बाद में समझेंगे। सातवां अधिकरण है साणगुण्य, इसमें 6 तत्व हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैधी। इसमें विदेश नीति का भी वर्णन करता है ये कि राजा को अपने विदेशी शासकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आठवां अधिकरण है व्यसनाधिकारिक, इसमें राज्य के लिए सभी व्यसनों का वर्णन किया गया जो घातक सिद्ध होते हैं। नौवां अधिकरण है अभियास्यतकर्म, इसमें दूसरे राज्य पर आक्रमण के लिए कैसे व्यूह रचना बनानी चाहिए उसका वर्णन मिलता है। 10वां अधिकरण है सांग्रामिक, इसमें युद्ध संबंधी विजय नियमों की रणनीति का वर्णन मिलता है हमें। 11वां अधिकरण है संघव्रत, इसमें दुश्मन राज्यों में आपसी फूट डालने का तरीका बताया गया है। 12वां अधिकरण है आबलियस, इसमें कमजोर राजा द्वारा शक्तिशाली राजा के आक्रमण से बचाव के उपाय बताए गए हैं। 13वां अधिकरण है दुर्ग लंबोपाय, इसमें शत्रु देश के दुर्गों पर कैसे कब्जा किया जाए ये बताया गया है। 14वां अधिकरण है औपनिषदक, इसमें औषधियों का, मंत्रों के महत्व और रहस्यों का वर्णन मिलता है। 15वां और आखिरी अधिकरण है तंत्र युक्ति, इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य या किसी भी राजा द्वारा राज्य करने के ये नियम बताए हैं। आगे इसका है सप्तांग सिद्धांत की कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या शामिल किया है। इसमें पहला है राजा, इसे राज्य का सिर बताया गया है। दूसरे हैं अमात्य, इन्हें राज्य की आंखें बताया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ का पहिया
बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता। आगे है जनपद, इसे राज्य की जंगाएं बताया गया। चौथा है दुर्ग या किले, ये राज्य की बाहें हैं। ऐसे ही धन को बताया गया है राज्य का मुख, दंड को बताया गया राज्य का मस्तिष्क और मित्र को बताया गया है राज्य के मित्र या कान। किसी भी राज्य के ये 7 अंग प्रमुख अंग होते हैं। ऐसे ही कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया है। इन तीर्थों का मतलब अधिकारियों का वर्णन होता है। इसमें तीर्थ अधिकारी को बताते हैं। ऐसे ही आगे कौटिल्य ने गूढ़ पुरुष का वर्णन किया है। गूढ़ पुरुष उस समय के गुप्तचर होते थे। गुप्तचर विभाग का नाम अर्थशास्त्र में महामात्य सर्प मिलता है। उन्होंने जहाज रानी का वर्णन किया है। यह सर्वप्रथम उल्लेख है अर्थशास्त्र में जहाज रानी का। इसे राज्य के नियंत्रण में बताया गया है। गुप्तचरों का भी वर्णन करने वाला यह प्रथम ग्रंथ है। स्ट्रैबो ने भी जहाज रानी पर राज्य के नियंत्रण की बात कही है। ये स्ट्रैबो यूनानी इतिहासकार थे। आगे उन्होंने शूद्रों को वीर्य कहा है। शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के साथ सेना में भर्ती होने की छूट दी है। दास प्रथा का वर्णन किया है और 9 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है कि राजा को किसानों से भू राजस्व का 1/6 भाग लेना चाहिए और पूरे प्राचीन भारत में भू राजस्व की यही मात्रा मानी गई है। इस प्रकार चाणक्य ने किसी भी राज्य पर अधिकार करना, उसे अपने नियंत्रण में लेना और उसे कैसे संभालना चाहिए यह बताया है। ऐसे ही मौर्य साम्राज्य की जानकारी का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका के बारे में जानने से पहले हम यह जानते कि मेगास्थनीज थे कौन। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बना और उसने 305 ईस्वी पूर्व से लेकर 304 ईस्वी पूर्व के बीच में भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने उसे हरा दिया। 303 ईस्वी पूर्व दोनों के बीच संधि हुई। मेगास्थनीज इसी सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व से लेकर 299 ईस्वी पूर्व के बीच रहा था और अपने 6 वर्ष के समय में उसने जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में जो समय देखा वो अपनी इंडिका में लिखा, परंतु इंडिका आज मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। जब यह अपना ग्रंथ लेकर यूनान वापस चला गया तो वहाँ के लेखकों ने, जिनमें एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस हैं, इन्होंने इंडिका से जानकारी लेकर अपनी पुस्तकों में लिख ली। बाद में इंडिका तो समाप्त हो गई, परंतु इनके ग्रंथों में इंडिका की स्टेटमेंट हमें मिलती हैं, जिन्हें बाद में इकट्ठा किया गया और इंडिका के रूप में प्रकाशित किया गया। यह कार्य डॉक्टर स्वानवेग ने किया 1846 ईस्वी में। 1891 में मैक्रिंडल महोदय ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। कुछ इतिहासकार इंडिका का लेखक यूनानी लेखक एरियन को मानते हैं, परंतु अधिकांश इतिहासकार मेगास्थनीज को ही इंडिका का लेखक मानते हैं। अब आगे यह आता है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा। सबसे पहले उसने शासक का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकोटस बताया है और उसने कहा कि सशस्त्र महिलाएं उसकी अंगरक्षिकाएं होती थी जो उसे चारों ओर से घेरे रहती थी। दूसरा वर्णन उसने चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र का किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है। इसकी लंबाई 16 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर बताई है। इसके चारों ओर 185 मीटर चौड़ी तथा 30 हाथ गहरी खाई खोदी गई है। विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए बहुत सारे राजा ये खाइयां खोद लेते थे। नगर के चारों ओर एक ऊंची दीवार भी है। वहाँ 64 तोरण द्वार हैं और 570 बुर्ज हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और शान शौकत को देखकर मेगास्थनीज ने इसकी तुलना सूसा और एकबतना के राजमहल से की है। उसने कहा कि ये राजमहल भी पाटलिपुत्र की तुलना नहीं कर सकते। आगे तीसरे भाग में उसने नगर प्रशासन का वर्णन किया है।
इसके अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। चौथे भाग में उसने सैन्य प्रशासन का वर्णन किया है। 5वें भाग में राजस्व प्रशासन का वर्णन किया है। उसके अनुसार भू राजस्व 1/4 भाग लेता था राजा, परंतु कौटिल्य ने इसे 1/6 बताया है। इंडिका के 6ठे भाग में मेगास्थनीज, जो हमारा ग्रांड ट्रक रोड है, जिसे हम जीटी रोड भी कहते हैं, उसका वर्णन किया है। उसने कहा कि यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती है और इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसे पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किया और इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग रख दिया। ऐसे ही अंग्रेजों के टाइम में जनरल ऑकलैंड ने, जो 1836 से 42 में भारत में थे, उन्होंने इसका नाम जीटी रोड रखा। इंडिका के 7वें भाग में मेगास्थनीज सोने की खानों का वर्णन करता है। उसके अनुसार यहाँ सोना निकालने वाली चीटियां भी होती हैं, जो सोने को बुरादे के रूप में खानों से बाहर लाती हैं। उसने सोने की प्रसिद्ध खान का स्थान दर्दिस्तान बताया है। ये दर्दिस्तान कश्मीर है, जो आज का उसे कहते हैं। इन सब के साथ साथ मेगास्थनीज की इंडिका में कुछ भ्रम में डालने वाली भी बातें मिलती हैं, परंतु भारत की स्थिति को सही ढंग से न समझने के कारण उसने ऐसा किया है। जिनमें पहला है 7 जातियों का वर्णन। उसने 7 जातियां बताई हैं, परंतु सूत्रकाल से ही भारत में 4 प्रकार की जातियां विद्यमान थी। दूसरा था दास प्रथा का नया होने का वर्णन, परंतु कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। वहीं त्रिपिटक में भी 3 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि उस टाइम दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। तीसरा है अकाल न पड़ने का वर्णन। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में कोई अकाल नहीं पड़ा, परंतु हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ा था और बाद में भी अशोककालीन सोगोरा अभिलेख और महास्थान अभिलेखों में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का वर्णन मिलता है। चौथा था लेखन कला के अभाव का वर्णन। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में लेखन कला का अभाव है, परंतु हम जानते हैं कि इससे पहले ही वेदों और सूत्र साहित्य की रचना हो चुकी थी। परंतु इन सब के होते हुए भी मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि हमारे पास ग्रंथों के अलावा और कोई जानकारी का स्रोत नहीं है और जो अभिलेख लिखे गए हैं वो भी बाद में लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी चाणक्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में कुछ जानकारी।